नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। युवा दिवस अब सिर्फ एक तारीख नहीं रहा, बल्कि राजस्थान में यह दिन अब नीतियों, नौकरियों और नियत की कसौटी बन गया है। राज्य युवा महोत्सव के मंच से मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा ने युवाओं को रोजगार और भरोसे की सौगात दी। सीएम ने संवाद करते हुए युवाओं के सामने सिर्फ सपने नहीं रखे, बल्कि रोजगार नीति 2026, नवीन युवा नीति 2026, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 का भर्ती कैलेंडर भी साथ में जारी किया। सब कुछ एक साथ सामने रख दिया। तय समय पर परीक्षा, तय समय पर नौकरी और 1 साल में 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों का वादा। इसके साथ ही संदेश दिया कि युवा अब सिर्फ उम्मीद नहीं करेगा, बल्कि नीति में हिस्सेदारी बनेगा। प्रदेश का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला भी बनेगा। वहीं विपक्ष को भी चुनौती दी कि डायरी पेन हाथ में रखिए और हिसाब लिखते जाइए। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या वाकई में 3 नीतियां और 2026 का कैलेंडर ये युवाओं के भाग्य का फैसला करेगा, या नीतियों के निर्धारण और जमीन पर रोजगार के सृजन में बड़ा अंतर है। आज बात इसी पर। हमारे विपक्ष के लोगों ने कहा था कि आप इतनी नौकरी कैसे दे पाओगे। हमने उनसे कहा आप चिंता मत करिए, डायरी पेन हाथ में रखिए, हम पूरा हिसाब देके चलेंगे। ये सच है कि अगर नियत सही हो तो नीति का निर्धारण सही होता है, और निर्धारण अगर सही हो तो जो लक्ष्य रखा जाता है वो सटीक होता है। लेकिन इन सबके बीच में बहुत अंतर होता है। अक्सर हम देखते हैं, क्या ये अंतर खत्म हो जाए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा जी, रिटायर्ड आईएएस राजेंद्र नायक जी और विषय विशेषज्ञ रजनीश व्यास जी हमारे साथ, और शिक्षाविद प्रमोद शर्मा जी हैं। शुरुआत प्रमोद शर्मा जी आपके साथ, क्योंकि 3 नीति और साथ में 2026 का कैलेंडर, अब इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं कि नीतियां पहली बार है, ऐसा भी नहीं कि रोजगार देने की बात पहली बार है, ऐसा भी नहीं कि कैलेंडर पहली बार है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार नियत सही है, इसलिए निर्णय के साथ अंजाम सही होगा? युवा दिवस पर जो आज मुख्यमंत्री श्री वजनलाल जी शर्मा ने युवाओं के लिए रोजगार के जो अवसर दिए हैं, नई युवा नीति दी है, नई रोजगार नीति दी है, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। भर्ती हमेशा होती रही है, हर सरकार निकालती है, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से, नियोजित तरीके से उस भर्ती को निकालना, कब भर्ती निकलेगी, कब विज्ञप्ति निकलेगी, कब परीक्षा होगी, कब इंटरव्यूज होंगे, कब रिजल्ट आएगा और कब उनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, ये संभवतः इस सरकार ने ही पहली बार किया है। दूसरी बात, ये जो युवा नीति दी है उसका तात्पर्य यह है कि ये स्वामी विवेकानंद का जो देश है, युवाओं को एक सीधे मार्ग पर ले जाने के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके भविष्य के निर्धारण के लिए एक ये बहुत बड़ा कदम है कि युवा आगे बढ़ें, युवा कुछ कार्य करें और अपने सपनों को साकार करें। रोजगार नीति जो दी है वो आप देखिए, 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर दिया जाना, और ये बहुत बड़ा प्रदेश है। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर ना सर, प्राइवेट सेक्टर, लेकिन उनको बिना किसी ब्याज के आप ऋण देकर उनको किसी उद्योग धंधे के निमित्त उनको लागू करेंगे तो वो लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए इस समय देश बड़े संक्रमण काल में है। ये तो स्वरोजगार नीति होगी ना सर? ये स्वरोजगार नीति ही युवाओं को आगे बढ़ाएगी। ये देश सरकारी नौकरी के भरोसे बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। सरकारी नौकरी 1 लाख को देंगे, जब ये युवा रोजगार 15 लाख को मिलेगा। अच्छा, इसमें मैं पढ़ नहीं पाया, इसमें मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है स्वरोजगार के लिए बिना ब्याज के? एक युवा को कितना दिया जा सकता है सर? 1 लाख रुपए, 50 लाख 50 लाख तक। हाँ, 50 लाख रुपए। ठीक है, फिर एक अच्छी स्ट्रेंथ है। हमारे साथ राजेंद्र नायक जी भी हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। राजेंद्र जी जरा बताइए, ये जो तीनों योजनाएं हैं और साथ में कैलेंडर है, क्या वाकई में आपको लगता है कि राइजिंग राजस्थान के बाद राजस्थान के अंदर विकल्प और ज्यादा खुले हैं, इसलिए सरकारी नौकरी के साथ अगर प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों का बूस्टर डोज दिया जाए और पीछे से सरकार सपोर्ट करे तो हर युवा के हाथ में रोजगार होगा?
देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि देश की बागडोर युग पुरुष मोदी जी संभाले हैं और राजस्थान की बागडोर हमारे विकास पुरुष भजनलाल जी शर्मा ने ले रखी है। और आते ही उन्होंने, क्योंकि ये पार्टी है बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस, जो ये कहती है वो करती है और मोदी की गारंटी सबको पता है। तो इसके तहत, क्योंकि देश में हिंदुस्तान, विश्व में अगर देखें तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा युवा रहते हैं और इसीलिए आदरणीय मोदी जी ने, हमारे भजनलाल जी शर्मा ने उनको देखा है। और जिस ढंग से, आई एम वेरी सॉरी टू से, कि कांग्रेस सरकार में जिस ढंग से भ्रष्टाचार था, नौकरियों बिकती थी, पेपर लीक होता था, तो आते ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी ने उस पर एक्शन लिया और बड़ी मछलियों को भी जेल के पीछे भेजा है। और उसके साथ ही उन्होंने इतनी सारी रोजगार, सरकारी नौकरियां दी है। और अभी आप देखिए ट्रांसपेरेंसी में राजस्थान का जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी हमारा लीड कर रहे हैं, तो आकर के पूरा कैलेंडर दे दिया है कि किस दिन कौन सा एग्जाम होगा। इस साल 44 जो नौकरियां हैं, जो पोस्ट है, वो उन्होंने बता दी है, कैलेंडर दे दिया है। और ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि भजनलाल जी की सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। इससे युवाओं में एक जोश है, युवाओं में एक आत्मविश्वास है। तो न केवल सरकारी नौकरियां, आप देखिए आदरणीय भजनलाल जी ने जिस ढंग से राइजिंग राजस्थान के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी को जयपुर बुलाया, उसके साथ में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको बुलाया और यहाँ पर और उद्योग लगाने के लिए, अभी जैसे कि प्रवासी राजधानी दिवस पर आपने देखा होगा 1 लाख करोड़ और जो MOU हुए हैं उसको धरातल पर लागू कर दिया गया है। इसके तहत लाखों नौकरियां सरकार में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी आ रही है और लग रही है। और जिस ढंग से मेरे पूर्व वक्ता ने बताया, स्वरोजगार, ठीक है सर, स्वरोजगार के तहत कई कौशल, ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। रजनीश व्यासी जी, राजस्थान के अंदर वर्तमान में बेरोजगारी दर क्या है? हर साल कितने युवा बेरोजगारी की कतार में होते हैं जो पंजीकृत हैं? अगर हम 3 साल में, अगले में 15 लाख युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देते हैं और मानकर चले मोटे मोटे 2 से 3 लाख हम सरकारी नौकरी देते हैं, यानी कि कुल 17 से 18 लाख के आसपास हो गई। क्या इससे राजस्थान की बेरोजगारी पूरे हद तक खत्म हो जाएगी या भी इसमें और जोर लगाने की जरूरत है? जी, आदर्श अवस्था प्राप्त करने में तो निश्चित तौर पे काफ़ी प्रयास करने होंगे, लेकिन जिस तरह का विजन गवर्नमेंट लेके चल रही है वो विजन काफ़ी प्रोग्रेसिव है। और उसको देखते हुए अगर 15 लाख रोजगार से जोड़ने की अगर हमारी कवायद जो है उसको हम पूरी तरह से अचीव कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये बेरोजगारी को काफ़ी हद तक कम करने के लिए एक सराहनीय कदम होगा। सेक्टर बताइए सर, जहां मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ रोजगार सर्जन होगा राजस्थान में? सबसे ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज हैं सर जी। आप या तो रेयर अर्थ मेटल की तरफ जाएंगे, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे, पेट्रोकेमिकल की तरफ जाएंगे, बाकी तो सेक्टर सर, फिर बाकी सेक्टर सर्विस सेक्टर है, उसके लिए स्कोप कितना है? मैं उसी की बात पे आ रहा था। सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको आपने सबसे लास्ट में लिया, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से देखा जाए तो सर्विस सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि राजस्थान जो है पधारो हमारे देश का मोटो लेके चलता है और टूरिज्म के लिए एक लिहाज से एक बड़ी अग्रणी राज्य है। विदेश से आने वाला कोई भी व्यक्ति हो जो कि यहाँ भ्रमण के लिए आ रहा है तो वो राजस्थान जरूर आता है। तो सर्विस सेक्टर को हम देखें तो सर्विस सेक्टर राजस्थान में पूरे 7 से 8 महीने सर्विस सेक्टर का सीज़न रहता है और वहाँ पे बड़े अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, चाहे वो निचले स्तर से लेके और मिडिल मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट लेवल का हो। आपने जिन इंडस्ट्रीज़ की बात की, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल बढ़ रहा है। ग्रीन एनर्जी में राजस्थान सिरमौर बनता जा रहा है धीरे धीरे और वहाँ पे भी अच्छे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। लेकिन सर्विस सेक्टर इस 15 लाख के टारगेट को अचीव करने के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के ही समाचार पत्र में एक रिपोर्ट थी मेट्रो सिटी से हमारे टियर 2 के जो शहर हैं, जो जयपुर भी उसमें काफी रोजगार सर्जन हो रहा है। तो सर इसके साथ साथ, क्योंकि बाकी पैनलिस्ट को भी मुझे लेना है, 2 सेक्टर और जिनका जिक्र करूं, जिनकी बीते 1.5-2 साल में काफी चर्चा हुई।
एक तो डाटा सेंटर का एपी सेंटर जयपुर को बनाने के लिए, एग्जैक्टली। दूसरा वीएफएक्स सेक्टर को यहां लेकर आने के लिए, इसमें कितना वक्त लगेगा सर? वीएफएक्स के लिए सर इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट काफ़ी चाहिए होगा। वीएफएक्स को लेकर और मीडिया को लेकर वसुंधरा गवर्नमेंट के समय से ही काफ़ी अच्छे प्रयास होते रहे हैं। फिल्म सिटी के निर्माण की परिकल्पना रखी गई थी, लेकिन वो धरातल पर अभी आना बाकी है उसका। तो उस तरफ तो हमें अभी काफ़ी निवेश की आवश्यकता रहेगी। और डेटा सेंटर? डेटा सेंटर पे तो हम ऑलरेडी भामाशाह डेटा सेंटर जो है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और बड़ी बड़ी कंपनीज जो है यहाँ पे डेटा सेंटर अपना इस्टेब्लिश करने के लिए इच्छुक हैं, क्योंकि पूर्वी राजस्थान एनसीआर के टच में है, और उसके चलते हुए यहाँ पे मौसम भी डेटा सेंटर के लिए एक बड़ी ज़रूरत होती है कि मौसम उष्ण मौसम नहीं चाहिए, थोड़ा नमी वाला और थोड़ा कम टेम्परेचर वाला मौसम चाहिए होता है। तो वो हमारे पूर्वी राजस्थान में अच्छे तरह से अवेलेबल है। ठीक है, इंडस्ट्रियल पंकज जोन शर्मा भी जी, हैं। जो नीतियां हैं और जिस तरीके से कैलेंडर जारी किया गया है, उसको लेकर कांग्रेस का वर्जन क्या है? और ये तो हर किसी को मान ही लेना चाहिए कि भाई सरकारी नौकरी लिमिटेड होती है, प्राइवेट सेक्टर को ओपन करना पड़ेगा, उसमें मैक्सिमम रोजगार को सर्जन करना पड़ेगा। और राजस्थान जिस तरीके से धीरे धीरे इसे लेकिन अपने आप को एक्सेलरेट करा है, उस दिशा में क्या आपको लगता है कि टारगेट बहुत आसानी से अचीव होंगे? देखिए विजेंद्र जी, मैं अपनी बात कहूँ उससे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि जैसे आपने और वक्ताओं को बोलने का मौका दिया, सही वक्त दिया, वैसे मुझे भी वक्त दें। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूथ नीति की यहाँ बात हो रही है, और युवा नीति की अगर जब बात हो और युवा प्रतिनिधित्व अगर अपनी बात रखने के लिए मौजूद ना हो, तो मुझे लगता है कि उस युवा नीति का किस तरीके से किस और जा रही है हम सबको पता है। देखिए सबसे बड़ी बात है, युवा नीति की बात ये लोग लगातार कर रहे हैं। युवा की बात करते हुए जब ये रोजगार की बात करते हैं, तो एक सच इनके सबका इस राजस्थान की जनता के सामने मैं लेकर आना चाहता हूं कि इस सरकार में अभी तक कोई नई वैकेंसी डेवलप नहीं हुई है। हमारी सरकार में जो जितनी भी वैकेंसियां, तो इन पे हम लोगों ने एग्जाम कराया, तो इन लोगों ने इन पे नियुक्तियां दी। एक वैकेंसी जो थी 3415 वैकेंसी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की थी, जिस पे हमारी सरकार में सिर्फ वैकेंसी निकल पाई थी। उसके बाद हमारी सरकार चली गई, तो इन लोगों ने एग्जाम कराया, उस पर इन्होंने उस पर इनको अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए। देखिए दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप लगातार विजेंद्र जी, आपने भी बहुत सारी डिबेट्स यहाँ पर कोचिंग हब पे कराई है। हमारी सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए, कोचिंग हब जैसे इनिशिएटिव्स लिए, आज वो कोचिंग हब बनकर तैयार है। और यही सुरेश गर्ग जी यहाँ पर कई बार मौजूद रहे हैं, लेकिन वो कोचिंग हब पे अभी तक भी कोचिंग वाले लोग जाकर ट्रांसफर नहीं हुए हैं। कोचिंग एक्ट की बात हुई, धर्मांतरण बिल लाने में बहुत जल्दी की, इन्होंने लाना चाहिए था, इनकी अपनी प्राथमिकता थी, लेकिन कोचिंग एक्ट पे अभी तक वो बिल पास नहीं हो पाए। आपने सबने हम सब लोग जानते हैं 30 से ज़्यादा बच्चे सुसाइड करके कोटा में मारे जा चुके हैं। तो किस तरीके से युवा नीति काम करेगी, इस पे अब आगे हम और मुझे लगता है कि और सोचने की बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात, हम लोग उनकी बात कर रहे हैं सर जो अपनी पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैं आपको सिलसिलेवार बातें बता रहा हूं सर। हम लोग एक एक्सीलेंस लेके आए, विवेकानंद स्कॉलरशिप लेकर आए। हम लोग राजीव गांधी स्कॉलरशिप लेकर आए थे, इसको उन्होंने नाम चेंज करके विवेकानंद स्कॉलरशिप कर दिया। लेकिन अब देखिए दुर्भाग्य से कि विवेकानंद स्कॉलरशिप में इन्होंने कॉलेजेस जो फॉरेन कॉलेजेस थे उनकी नंबर भी कम कर दिया है, स्टूडेंट्स भी नंबर कम हो गए, वहाँ छात्रवृत्ति बच्चों को मिल ही नहीं रही है। ये एक सबसे बड़ी बात, अगर युवा नीति थी तो उस पर काम किया जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने काम उस पर किया नहीं। अनुकृति योजना हम लोग लेके आए कोचिंग के लिए बच्चों के लिए, वो योजना इन्होंने बंद कर दी। स्कूटी योजना हम लोग लेके आए, 30,000 से ज्यादा स्कूटी खराब पड़ी है, ये लोग दे नहीं पाए बच्चों को, सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता इन लोगों ने बंद कर दिया। मेडिकल कॉलेजेस राजसमंद, प्रतापगढ़, सिरोही, ये मेडिकल कॉलेज इन्होंने बंद कर दिए। इसके बाद में 750 से ज्यादा स्कूल, जिला स्तर पर तो मेडिकल कॉलेज कंपलसरी है। क्या हुआ? जिला स्तर पर तो मेडिकल कॉलेज हैं, इन्होंने बंद कर दिए सब। इन्होंने इनकी सरकार आने के बाद 3 कॉलेजेस बंद कर दिए, राजसमंद, प्रतापगढ़ और सिरोही कॉलेज इन्होंने बंद कर दिए। इसके अलावा 750 से ज्यादा स्कूलों इन्होंने बंद कर दिए। इंग्लिश मीडियम के तरीके आप इंग्लिश मीडियम का जब टाइम इंग्लिश मीडियम की बात जब लगातार हम लोग कर रहे थे हमारी सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। इंग्लिश मीडियम स्कूलों को किस तरीके से बंद करने के ऊपर उतारू है, आप सब लोगों को पता है। अब सबसे बड़ी बात विजेंद्र जी, अब सबसे बड़ी बात, हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम, सबसे बड़ी बात, अध्यापकों को उधर कर दिया था, कोई नई वैकेंसी नहीं थी। सबसे बड़ी बात, अब 2 वैकेंसी थी क्या? दो एक स्कूल बताइए, चलिए, सुनिए, जो नया खोला था। मैं आपको बताता हूं 2 पॉइंट भाई, एक तो बताइए, मैं आपके पॉइंट पे आ रहा हूं। मैं आपको 2 पॉइंट अभी और रखना चाहता हूं। देखिए सबसे बड़ी बात, अभी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्होंने 2 दिन पहले कॉन्फ्रेंस करवाई।
वैष्णव जी आए, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन एआई कब इंप्लीमेंट होगा? जब कंप्यूटर अनुदेशक, कंप्यूटर टीचर्स की वैकेंसी फुलफिल होगी। हमारी सरकार ने इतिहास में पहला स्टेप लेके सबसे ज्यादा 10,000 कंप्यूटर टीचर्स की अपॉइंटमेंट की। इस सरकार में कंप्यूटर टीचर्स के लिए लगातार बार बार में वो ये बात कह रहे हैं कि उनके जो पदनाम है उसको बदल दिया जाए, उनका जो पे ग्रेड है उसको चेंज कर दिया जाए, लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही है। और विजेंद्र जी, आपको जानकर हैरानी होगी, एक कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी ये लोग ना तो निकालने वाला है, ना अब तक इन्होंने निकाली है, क्योंकि पाइपलाइन में भी नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये पेपर लीक की बात, अभी मुझे अपनी बात रखने दीजिए। एक लास्ट पॉइंट है, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। लास्ट पॉइंट वापस आऊंगा मैं आपके पास। सुरेश गर्ग साहब, लास्ट पॉइंट है, मुझे अपनी बात 2 साल में अभी तक हमने कितना रोजगार दिया विजेंद्र जी, है और हम जो है अचीव करेंगे कौन कौन से सेक्टर में, किस तरीके से करेंगे? भाई 15 लाख का अगर टारगेट है तो हमने तय किया होगा ना, इस सेक्टर में इतने अज्यूम करें, इस सेक्टर में इतने अज्यूम करें, इस सेक्टर में इतने अज्यूम कर रहे हैं। हो सकता है उससे ज्यादा का आंकड़ा भी हो, लेकिन क्या ये तय हुआ है कि भाई किस सेक्टर पर फोकस करेंगे? विजेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि साहब एक भी वैकेंसी राजस्थान में हमारी भजनलाल जी की सरकार आई उसके बाद में नई क्रिएट नहीं हुई है। अरे भाई, अगर नई क्रिएट नहीं हुई तो 2 साल में हमने 1 लाख सरकारी नियुक्तियां कैसे दे दी? आपने 5 साल में। अब इनको ये चुप रहे, इनको बोले चुप रहे, मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया। ये बोलिए। हमने 1 लाख से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां दे दी। हमने 2026 का कैलेंडर जारी कर दिया, 44 अलग अलग डिफरेंट टाइप की भर्तियों का 1,40,000। फिर 45 लाख करोड़ रुपए के एमआईयू हैं, उसमें से 8 लाख करोड़ रुपए के एमआईयू धरातल पे आ चुके हैं। 8 लाख करोड़ रुपए के एमआईयू धरातल पे आ चुके हैं। 2 लाख। अरे चुप रहो ना, तुम्हारे पास सामान तो है नहीं। चुप रहो ना, 5 मिनट चुप रहो ना। सुरेश गर्ग चुप रहो ना, तुम झूठ तो तुम लोग बोलते हो, झूठ तो तुम लोग बोलते हो भाई। क्या सुरेश गर्ग साहब, 35 लाख करोड़ के हैं, 10 लाख करोड़ के एक्स्ट्रा कब हुए? नहीं, 35 लाख करोड़ के एमआईयू हमारे हो चुके हैं, उसमें 8 लाख करोड़ के तो धरातल पे आ चुके हैं हमारे। 8 लाख करोड़ रुपए, आपने 45 लाख करोड़ का, इसलिए करेक्ट करें। चलिए बोलिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि 8 लाख करोड़ रुपए के एमआईयू धरातल पे आने से लगभग 2 लाख के आसपास का रोजगार तो क्रिएट हो चुका है। और हमारी जो मैं कह रहा हूं माइनिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, आप देखिए ना, एनर्जी सेक्टर है, हर सेक्टर के अंदर आज रोजगार का अवसर मिल रहे हैं। मुद्रा लोन, आज मोदी जी ने 52 करोड़ मुद्रा लोन बांटे, तो क्या एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला? हम जो इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं तो उसे रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे। 1 मिनट, भजनलाल जी ने 52 करोड़ मुद्रा लोन मोदी जी ने बांटे, मतलब हर तीसरे आदमी को 52 करोड़। हाँ भैया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 52 करोड़ मुद्रा लोन बांटे हैं उसमें। सुरेश गर्ग साहब, 140 के आसपास पॉपुलेशन है, जिसमें 2 साल का बच्चा भी है, 6 महीने का बच्चा भी है, 10 साल का बच्चा भी है। 52 करोड़ मुद्रा लोन बांटे, आप देख लेना आप। हाँ बिल्कुल, 52 करोड़ मुद्रा लोन बांटे। अरे भैया, 52 करोड़ मुद्रा लोन, 52 करोड़ आदमी को मुद्रा लोन, बिल्कुल बिल्कुल सही है। 52 करोड़ मुद्रा लोन पूरे हिंदुस्तान के अंदर बांटे, तो क्या 52 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला? तो ये कांग्रेस के लोग झूठ बोलते हैं साहब, वैकेंसी नहीं। अरे भाई, तुम्हारे टाइम पे कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर आपको पेपर लीक नहीं हुआ? कौन सा है? हमारे 200 सीट में एग्जामों पे एक भी पेपर लीक नहीं हुए। सुरेश गर्ग साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि मुद्रा लोन नहीं बटे होंगे। पॉपुलेशन में सुनिए ना भाई, देश की पॉपुलेशन में शायद इस वक्त 28% तो वो है जिनकी उम्र 18 से नीचे है। हाँ, तो 18 साल से 18% 60 से ऊपर है। 18 साल से ऊपर के कम से 120 करोड़ लोग हैं। क्या बात 120 करोड़ लोग हैं, 145 करोड़ की पॉपुलेशन है सिर्फ देश में। 145, हाँ भैया, 145 करोड़ 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। 52 करोड़ हमने मुद्रा लोन बांटे। 52 करोड़ मुद्रा लोन में हमने 52 करोड़ का रोजगार, तो कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार मिला। इस आंकड़े को थोड़ा सही कीजिएगा, क्योंकि मैं एग्जैक्ट बोल रहा हूं। कोई आगे बढ़ते हैं, देखिए मेरी बात सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़े बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, बताइए 15 लाख कैसे? 15 लाख तो मैं बता रहा हूं ना, जब 52 करोड़ मुद्रा लोन दिए हैं, राजस्थान के अंदर भी दिए, फिर दूसरा 35 लाख करोड़ रुपए के एमआईयू साइन हुए, 35 लाख करोड़ के एमआईयू में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हमने रिप्स स्कीम ला रखी है, इंटरेस्ट फ्री लोन की स्कीम ला रखी है, लखपति दीदी बनाने की स्कीम ला रखी है, माइनिंग सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। सुरेश गर्ग साहब, जो ये इंटरेस्ट फ्री लोन है स्वरोजगार नीति के तहत, इसका पॉकेट कितने हजार करोड़ का है? नहीं, पॉकेट तो हमने तो हर व्यक्ति को जो अप्लाई करेगा उसके अंदर 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट फ्री स्कीम है। उसके अंदर जो व्यक्ति करेगा, जिसकी होगी, उसको सबको लोन दिया जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि आज रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, हमने सरकारी नियुक्तियां दे दी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर नियुक्तियां दे दी, तो क्यों मतलब कांग्रेस को तकलीफ हो रही है? इनके टाइम पे वो क्या रहा था? पेपर लीक के अलावा कोई काम हुआ था? पहले रिश्वत होता है कि हर योजना के लिए सिफारिश के अलावा नियुक्तियां नहीं मिलती थी। 1 मिनट प्रमोद शर्मा जी, हर योजना के लिए एक बजट होता है, उसका एक पॉकेट साइज होता है, जिसको एक अज्यूम करते हैं कि भाई इस बजट में हम इतने 1000 करोड़ इस योजना के लिए खर्च करेंगे। कुछ ऐसा तो तय हुआ होगा।
दूसरा सवाल मेरा है कि अगर वाकई में देश के अंदर, मैं नहीं कह रहा हूं और मुझे डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा कि 52 आपको करोड़ डायरेक्ट नहीं हो रहा, 52 लेकिन करोड़ आंकड़े लोगों आप को मुद्रा गूगल पे लोन मिल सर्च कर लो गया, या सरकारी उसमें देख लो, 52 करोड़ 52 मुद्रा लोन करोड़ दिए लोगों हुए को हैं। मुद्रा लोन मिल गया। हाँ, मतलब 52 करोड़ तो मुद्रा लोन रोजगार दिए वो हैं। कर रहे हैं जो वर्तमान नौकरी में नहीं है। यही मतलब हो गया सर। तो फिर तो कोई बेरोजगार होना ही नहीं चाहिए देश में इस आंकड़े के हिसाब से। तो भाई एक व्यक्ति के साथ 3 लोग तो जुड़ेंगे ना। एक अगर रोजगार कर रहा है तो 3 जुड़ेंगे उसके साथ, और अगर वो मुद्रा लोन से कर रहा है तो इसका मतलब वो एमएसएमई सेक्टर में कोई काम तो कर रहा होगा, 4-5 लोग उसके नीचे भी काम कर रहे होंगे। तो इसके हिसाब से तो हमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, उनके लोगों को भी रोजगार दे देना लो चाहिए। सर ये लो, ये बोलिए, प्रमोद शर्मा 2025 जी। ओवर 52 करोड़ लोन्स हैव बीन सैंक्शन एंड डिसबर्स। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम में 33 लाख करोड़ रुपए के डिसबर्समेंट। प्रमोद शर्मा, हाँ ये रहा, ये वो 52 करोड़ व्यक्तियों को लोन देने का वो नहीं है, लेकिन 52 करोड़ टोटल लोन दिए जा चुके हैं मुद्रा लोन में, ऐसा आंकड़े कह रहे हैं। ऐसे जो सरकारी आंकड़े वो ये कह रहे हैं। मतलब एक को 2, दूसरी 4, बात- 5, 10 बार भी मिल सकता है। हाँ, दूसरी बात जो युवा नीति की आप बात कर रहे हैं, भाई ये इसमें पॉकेट इश्यू कितना रखा है, ये अभी तो बजट पूर्व संवाद कर रहे हैं। ठीक बात। सरकार बजट पूर्व संवाद कर रही है, युवाओं की मंशा ढूंढ रही है, और ये जो नीति बनाई 3 साल में 15 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने की जो योजना बनी है, वो उस मंशा के बारे में विचार कीजिए कि यदि मंशा पवित्र है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो राजस्थान भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा प्रदेश है, ठीक बात। इसमें सोलर एनर्जी, ये जो पूर्वोत्तर में रिफाइनरीज हैं, इसके अलावा खनिजों के मामले में, इसके अलावा दूसरी रिन्यूएबल एनर्जी जो है, ठीक। उसमें सरकार भरसक प्रयास करके ठीक है युवाओं सर, को मेरे पास वक्त जोड़नी की है। कमी है। लेकिन रजनीश जी, भाई मैं इसको वैसे भी मानता हूं, क्योंकि आज से नहीं बहुत लंबे टाइम से होना चाहते कि सरकारी नौकरी की तरफ कम से कम जाए, बाकी ऑप्शन हो। ऐसा ना हो कि एक नौकरी के लिए, और वो भी 3rd ग्रेड की नौकरी के लिए भी 500-500 हजार लोग कतार में खड़े हों। तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर को ओपन करते हो, उधर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और अगर बच्चों को हम कह रहे हैं कि हमारा पैसा आप लगाइए, आप रोजगार कीजिए, 2 लोगों को रोजगार दीजिए, तो इससे जो प्राइवेट सेक्टर में रेवेन्यू तो बढ़ता ही है। सरकार के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, चाहे वो सैलरी की हो, पेंशन की हो, बाकी चीजों की हो, जिसमें एक बड़ा हिस्सा जाता है, वो डिपेंडेबिलिटी भी कम होती है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? युवा नीति के तहत भी इन प्रयासों को आगे बढ़ाने का कार्य राज्य सरकार ने किया है। माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जब 2023 में शपथ ग्रहण हुआ और 2024 में जब पहला बजट दिया गया सरकार द्वारा, तभी युवा सेंट्रिक एक्टिविटीज़ को काफ़ी बढ़ावा दिया गया। एक पिछले सरकार की जो एक काफ़ी पुराने समय से लंबित योजना थी, जिसमें कि करियर काउंसलिंग के अवसर प्रदान करवाने थे, तो वो 2020 की बजट घोषणा में वो सब्जेक्ट लिया गया था, लेकिन उसका 3 साल बीत जाने के बावजूद वो ग्राउंड पे नहीं आई। लेकिन भजनलाल सरकार आते ही उन्होंने पहले बजट के अंदर अपने 7 संभाग स्तर पर, सारे संभाग मुख्यालय पर युवा साथी केंद्र की स्थापना की। युवा साथी केंद्र की स्थापना करने के पीछे उद्देश्य यही था कि जितने भी सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन सारे सब्जेक्ट को लेकर यूथ के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, और उनको करियर काउंसलिंग से जोड़कर उनको अलग अलग, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कौन बच्चा सर्विस सेक्टर के अंदर जाना चाहेगा, कौन बच्चा डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर, होगी कितने सेक्टर में वो काम कर सकता है। एग्जैक्टली। तो ये सब करने के लिए, और अब जो युवा नीति 2026 ली गई है, तो ये चूंकि युवा साथी केंद्र की जो स्थापना थी, ये कॉलेज और स्कूल लेवल तक लिमिटेड थी। नई युवा नीति के अंदर इसको नीट NEET के स्तर पर ले जाने का प्रयास किया गया है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और विभाग के सचिव श्री नीरज के पवन IAS जो हैं, उन्होंने मिलकर इस नीति को एक नया सरोकार दिया है। कि भविष्य में एक बेहतरीन योजना है। एग्जैक्टली, मैं थोड़ा नीट के बारे में कहना चाहूंगा। थोड़ा वक्त बस राजेंद्र नायक जी हमारे 10 साथ सेकंड रिटायर्ड लूंगा IAS नीट के बारे में बताने के लिए। नीट का मतलब हुआ कि जो लोग एम्प्लॉयमेंट, जो लोग एजुकेशन और जो लोग ट्रेनिंग से जुड़े हुए नहीं हैं, यानी कि जो कि अंत्योदय से प्रभावित हैं, उनके लिए भी युवा की जो नीति है वो सरोकार स्थापित करे और उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास। राजेंद्र नायक जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे सर? एक तो वो बताइए क्या है, दूसरा सर हम 5 साल के बाद इन नीतियों का असर जमीन पर क्या देख रहे हैं? है उनको ये बताना चाहूंगा कि जनता को गलत फहमी ना पैदा करें। अनुप्रति योजना आज भी लागू हो रही है और बेरोजगारों को 4 लाख बेरोजगारों को भत्ता दे दिया गया है
और दूसरी चीज, ये काम हो रहा है, हमारे जो युग पुरुष हैं आदरणीय मोदी जी के पूरे देश को देख रहे हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। तो राजस्थान का समग्र विकास, जो राजस्थान में इतना पोटेंशियल है, उसको अगर ठीक ढंग से यूज किया गया तो जिस ढंग से हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, राजस्थान का आर्थिक विकास देश के सभी अग्रणी राज्यों में से एक है। और ये देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ उपजाऊ ठीक है सर, खेती मुझे होती है, प्रोग्राम यहाँ क्लोज पर करना जमीन है, है, बस बहुत हाँ या ना उपजाऊ में है। बताइए, क्या हम उसके 2047 से पहले विकसित राजस्थान देख सकते हैं? हाँ या ना? प्रयास पूरे हैं। आपको मैं यही बताना चाहूंगा ठीक है कि सर। भजनलाल जी सरकार ने ठीक 5 ठीक है साल में जो पंकज, वादे अब मुझे पूरे- बताइए भाई, 4 लाख को तो राजेंद्र जी कह रहे हैं कि बाकायदा बेरोजगारी भत्ता गया है, अनुप्रति योजना भी एक्टिव है इस वक्त। मुझे फाइनल कमेंट चाहिए कि हम हमेशा नकारात्मक पहलू देखते हैं, आप इसमें पॉजिटिव साइड क्या देख रहे हैं? देखिए, पॉजिटिव साइड तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है, राजेंद्र नायक जी बड़े वरिष्ठ पद पे रहे हैं, लेकिन वो खुलेआम जिस तरीके से स्तुति कर रहे हैं, मैं उनको एक सच बता देना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि राजस्थान में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और बड़ी मछलियां, बड़े मगरमच्छ पकड़े गए। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, सीड कॉर्पोरेशन का पेपर लीक हुआ विजेंद्र जी, नीट का पेपर लीक हुआ, 10th का पेपर लीक हुआ चूरू में हुआ, एनसीसी का पेपर लीक हुआ, आरएचएस का बीएससी नर्सिंग का पेपर लीक हुआ, शेखावटी यूनिवर्सिटी में एकेडमिक्स का पेपर लीक हुआ, पेपर का नवलगढ़ में पेपर लीक हुआ, महात्मा गांधी। देखिए सुनिए, मुझे पता है आप बोखलाए हुए हैं, अब आप बोलने के लिए कुछ नहीं है। जिस तरीके से 18 घंटे एग्जाम करता था, काम कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी करता था, एग्जाम दे नहीं पाता था, दूसरे दिन पता लगता था पेपर लीक हो गया, दूसरे दिन पता लगता था पेपर लीक हो गया। तो दीजिए, शुक्रिया सुरेश गैर साहब, पंकज जी शुक्रिया, राजेंद्र शुक्रिया, रजनी जी और प्रमोद जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नीतियां जनता के लिए होती है, नियत अगर साफ है तो जनता के लिए बनी नीति बाकायदा उसकी किस्मत को बदल सकती है। और सबसे बड़ा फोकस युवाओं पर होना चाहिए, क्योंकि वो भविष्य है, और अगर रोजगार के जरिए वो आत्मनिर्भर होते हुए परिवार को संपन्न करते हैं तो नीतियों का स्वागत होना चाहिए। नीतियों पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन परिणाम क्या है और किस सोच के साथ नीति को निर्धारित किया जा रहा है, इस पर फोकस होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं बतौर राजस्थानी कि नीतियां सफल रहे, बेरोजगारों को रोजगार मिले और विकसित राजस्थान की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़े। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।